तो आज हम जरा खंगाल रहे हैं कनाडा की पहली डायमंड माइन इक्ती के बारे में। हम देखेंगे कि ये कैसे शुरू हुई, कैसे काम करती है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। ये सब सार्वजनिक जानकारी और रिसर्च पर आधारित है। हाँ, ये सिर्फ एक खदान नहीं है बल्कि मतलब कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कहाँ, लोकेशन क्या है इसकी? ये है कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में येलोनाइफ शहर से करीब 300 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। ओ मतलब काफी दूर, एकदम रिमोट इलाका। आर्कटिक सर्कल के पास ही हुआ फिर तो। हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से 1991 में चक फिप्के और स्टुअर्ट ब्लूसन की जो खोज थी वो इतनी बड़ी बात थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि इस इतने दूर बर्फीले इलाके में भी मतलब आर्थिक रूप से निकालने लायक हीरे मिल सकते हैं। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, हीरा इंडस्ट्री का। और फिर अक्टूबर 1998 में वहां प्रोडक्शन शुरू हुआ। और कनाडा एक मतलब मेजर डायमंड प्रोड्यूसर बन गया। एग्जैक्टली। अच्छा, तो हीरे मिलते कैसे हैं वहां? मैंने सुना है कुछ किम्बरलाइट पाइप्स होते हैं, मिजरी, कोआला, पांडा जैसे नाम है। हाँ, किम्बरलाइट पाइप्स। ये बेसिकली पुराने जमाने के ज्वालामुखी के पाइप जैसे होते हैं जो पृथ्वी के बहुत नीचे से हीरे सतह के पास ले आते हैं। इकायती में ऐसे कई पाइप्स हैं। तो माइनिंग कैसे होती है, सतह से ही? शुरुआत में तो ओपन पिट माइनिंग हुई, मतलब सतह पर बड़ा गड्ढा खोदकर। लेकिन जैसे जैसे सतह के पास वाले हीरे कम होते गए तो फिर गहराई में जाना पड़ा। मिजरी पाइप इसका अच्छा उदाहरण है। वहां अब अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है। अंडरग्राउंड मतलब सुरंगें बनाकर? हाँ, सुरंगें बनाकर अयस्क निकाला जा रहा है। ये तकनीक करीब 2019-2021 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हुई। और प्रोडक्शन? सुनने में आया कि इकायती ने हाल ही में 100 मिलियन कैरेट हीरे निकालने का माइलस्टोन पार किया है। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100 मिलियन कैरेट हीरा उत्पादन का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। इसने कनाडा को टॉप हीरा उत्पादकों में बनाए रखने में बहुत मदद की है। अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है सालाना? अभी भी मतलब ठीक ठाक है, करीब 4 से 5 मिलियन कैरेट सालाना। और भविष्य, क्या ये खदान बंद होने वाली है? अभी तो नहीं। मौजूदा प्लान्स के हिसाब से, जैसे पॉइंट लेक और सेबल में अंडरग्राउंड माइनिंग होगी, उससे लगता है कि ये 2028 तक तो चलेगी। अच्छा। कुछ और भी शुरुआती आइडियाज हैं जो शायद इसे 2040 तक भी ले जाए, पर वो अभी पक्का नहीं है। वो थोड़ी मतलब दूर की बात है। इतने रिमोट लोकेशन पर 24 घंटे काम चलाना, ये लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होते होंगे? मिजरी अंडरग्राउंड से ही रोज का करीब 3000 टन अयस्क निकलता है। हाँ, लॉजिस्टिक्स तो जबरदस्त चैलेंज है। एक तो भारी मशीनरी, जैसे वो बड़े कैट ट्रक लगते हैं अयस्क ढोने के लिए। फिर कर्मचारी, वो फ्लाई इन फ्लाई आउट सिस्टम पर काम करते हैं, कुछ हफ्ते साइट पर, फिर कुछ हफ्ते घर। और सप्लाई, सामान कैसे पहुंचता है? उसके लिए सर्दियों में एक खास बर्फीली सड़क बनाई जाती है, आइस रोड। आइस रोड, जमी हुई झीलों और जमीन के ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये सप्लाई लाइन के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण का क्या? इतनी बड़ी माइनिंग का असर तो होता होगा। हाँ, असर तो होता है, लेकिन कोशिशें भी हो रही हैं। जैसे एक लॉन्ग लेक कंटेनमेंट फैसिलिटी है। वो क्या है? वहाँ माइनिंग से जो बारीक कचरा निकलता है, जिसे टेलिंग्स कहते हैं, उसे जमा किया जाता है। और साथ ही उन इलाकों में दोबारा पेड़ पौधे उगाने, मतलब रीवेजिटेशन पर भी काम चल रहा है, ताकि बाद में असर कम हो। हाँ, सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक कदम है, कह सकते हैं। और स्थानीय समुदाय, खासकर जो स्वदेशी समुदाय हैं जिनकी वो पारंपरिक जमीन है, उन पर क्या असर हुआ है? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। एकती ने शुरू से ही स्थानीय स्वदेशी ग्रुप्स के साथ, जैसे त्लिकछो हैं, येलोनाइफ स्टेन हैं, उनके साथ समझौते किए हैं। इम्पैक्ट बेनिफिट अग्रीमेंट्स, IBS। हाँ, IBS। इनका मकसद यही है कि खदान के फायदों का एक हिस्सा मतलब समुदायों तक पहुंचे, जैसे रोजगार, ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप्स, बिजनेस के मौके। क्या ये काम कर रहे हैं जमीन पर? आंकड़ा तो ये बताते हैं, खदान में करीब 800 परमानेंट और 600 कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हैं। ओके। और उनमें से करीब 33% मतलब 1/3 स्वदेशी लोग हैं। जो उनका टारगेट था उससे भी ज्यादा है ये। तो ये दिखाता है कि साझेदारी हो सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि संसाधन विकास और स्थानीय समुदायों के बीच एक तरह की पार्टनरशिप मुमकिन है।
हालांकि चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं। लेकिन अब एक चिंता की बात भी है। सुनने में आ रहा है कि कनाडा की जो बड़ी डायमंड माइंस है वो अपने लाइफ के एंड पर आ रही हैं। डेविक 2026 तक, इक्ती शायद 2028 तक, और एक और गाचुकुए वो 2031 तक। हाँ, ये सच है। इसका नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की इकोनॉमी पर तो बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ये खदानें वहाँ की इकोनॉमी और रोजगार के लिए बहुत जरूरी रही हैं। तो आगे क्या? लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू भी है। वो ये कि कनाडाई हीरों की एक पहचान बन गई है। पहचान किस तरह की? उनकी नैतिक सोर्सिंग की वजह से और ट्रेसेबिलिटी, मतलब ये पता लगाया जा सकता है कि हीरा कहाँ से आया है। अच्छा, एथिकल डायमंड्स। हाँ, तो उम्मीद ये है कि भले ही खदानें बंद हो जाएं, इन क्लीन कनाडाई हीरों की जो प्रीमियम ब्रांड वैल्यू है वो बनी रहेगी, शायद बढ़ भी जाए। मतलब प्रोडक्शन बंद पर वैल्यू शायद बढ़े? ये तो विरोधाभास जैसा है। हाँ, एक तरह से। तो ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इक्ती सिर्फ कनाडा की पहली हीरा खदान ही नहीं रही। पिछले 26 सालों में इसने माइनिंग टेक्नोलॉजी में, स्वदेशी समुदायों के साथ काम करने के मॉडल में और इतने रिमोट इलाके में ऑपरेशंस चलाने में मतलब काफी कुछ स्थापित किया है। बिल्कुल, 100 मिलियन कैरेट का वो मील का पत्थर और आगे की योजनाएं, ये कहानी अभी भी चल रही है। और यहाँ एक सवाल सोचने वाला है। जब इक्ती जैसे बड़े प्रोजेक्ट खत्म होते हैं तो वो अपने पीछे सिर्फ हीरे तो नहीं छोड़ते, उनकी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर क्या विरासत रहती है। और एक पूरा इलाका जो इस तरह के उद्योगों पर इतना निर्भर हो, वो इन संसाधनों के खत्म होने के बाद अपने भविष्य को कैसे देखता है, कैसे तैयार करता है, ये आगे सोचने वाली बात है।